हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंतर्गत हम जस्ट लोकल वेरिएबल से संबंधित सभी रूल्स को वन बाय वन काफी हाई लेवल पर कवर करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। सी लैंग्वेज की इस पूरी वीडियो सीरीज में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। रीजन क्यों, आगे मैं कोई भी टॉपिक डिस्कस करूंगा उसका जो बेस होगा, बेस यही लेक्चर होगा। क्योंकि थ्रू आउट द सी लैंग्वेज में जितने भी टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ, सभी टॉपिक्स के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट डायग्राम यूज करता हूँ, स्टैक डायग्राम। सारे के सारे एग्जांपल्स में आपको स्टैक डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपके लिए सी लैंग्वेज काफी इजी हो जाता है। अगर बात करें, सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर को सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन इस वीडियो सीरीज के अंदर पॉइंटर आपके लिए एकदम मक्खन की तरह होगा। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप पॉइंटर पढ़ रहे हो। लेकिन पॉइंटर आपके लिए तभी आसान होगा अगर आप इस वीडियो को ठीक से समझ लोगे, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं एक्चुअली मेमोरी से संबंधित कई सारे पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। होता क्या है, जब आप प्रोग्राम यूज करते हो, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं कि मेमोरी के अंदर किस टाइप से वर्क कर रहा है। तो एक्चुअली इस लेक्चर के अंदर मैं पूरा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के थ्रू विजुलाइज करने वाला हूँ। प्लस उस डायग्राम के थ्रू मैं वन बाई वन लोकल वेरिएबल से संबंधित सभी रूल से अप्लाई करूंगा और एक एक रूल को स्टेप वाइज काफी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। लोकल वेरिएबल से संबंधित फर्स्ट इंपोर्टेंट रूल है, ऑल लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन द टॉप ऑफ स्टैक एरिया अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑर्डर। जस्ट थियोरेटिकली हो सकता है आपको इस पॉइंट से कुछ भी समझ में ना आया हो, ठीक है, लेकिन हम इसको काफी अच्छे तरीके से भी डायग्राम समझेंगे। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट आपको गौर करने की जरूरत है, लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। तो यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टैक मेमोरी। तो सबसे पहले आपको स्टैक के बारे में काफी डेप्थ नॉलेज चाहिए। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, स्टैक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम होगा। अगर आपने स्टैक को ठीक से समझ लिया, मैं काफी आसान तरीके से समझाऊंगा। आगे सभी एग्जाम्पल को मैं उसी डायग्राम के व्याप पर बार बार सॉल्व करूंगा, बार बार सेम डायग्राम में एग्जाम्पल को अप्लाई करके आउटपुट निकालेंगे। तो अगर आपने एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपके लिए आगे आने वाले सभी एग्जाम्पल बहुत सिंपल हो जाएंगे। अब इस केस में हम डायरेक्टली स्टैक की बात न करके पहले हम रैम से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन से पहले किसी प्रोग्राम का कंपाइल कोड परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है? एज पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या फिजिकल डिवाइस, लेकिन इसके कई सारे लॉजिकल पार्टीशन हम ड्राइव्स के फॉर्म में क्रिएट कर दें। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। तो एक्चुअली ड्राइव्स होते क्या हैं, या फिर हम ड्राइव्स को हार्ड डिस्क में क्रिएट करते क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हार्ड डिस्क फिजिकल डिवाइस है, लेकिन सी ड्राइव, ई ड्राइव या ड्राइव्स क्या है? लॉजिकल पार्टीशन ऑफ द हार्ड डिस्क। लेकिन ये लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करने की नीड क्यों? जिससे हम डेटा को एक्चुअली कैटेगरी वाइज सेपरेट पार्टीशन में स्टोर कर सकें। अगर आप होल हार्ड डिस्क मेमोरी के अंदर एक ही पार्टीशन क्रिएट करो तो आपके लिए मैनेजमेंट काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इस टाइप से समझो, सपोज अगर आपके पास 20x40 का कोई प्लॉट है, उस प्लॉट में जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो, मकान बनवाना स्टार्ट कर दो, तो एक सिंगल हॉल भी तो निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं क्या? नहीं। जनरली हम उस प्लॉट के अंदर कई सारे स्मॉल स्मॉल रूम्स क्रिएट कर दें। तो रूम्स क्या है? जैसे उस प्लॉट का लॉजिकल पार्टीशन, जिससे हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क को सेपरेटली मैनेज करना पॉसिबल हो। जैसे किचन सेपरेट है, हॉल सेपरेट है, स्टडी रूम सेपरेट है। सपोज इन फ्यूचर अगर आपको पेन सर्च करने की जरूरत है, राइट, अगर आपके मकान के अंदर पार्टीशन नहीं है, केवल एक ही हॉल है, तो अगर आप पेन सर्च करोगे तो 20x40 के प्लॉट में आपको पूरे प्लेस पर वो पेन सर्च करने की जरूरत है, जो कि काफी कॉस्टली होगा, मीन्स टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेकिन अगर वहीं पर प्लॉट के अंदर स्मॉल स्मॉल रूम्स क्रिएट कर रखे हैं, उसी में से आपका एक स्टडी रूम होगा। अगर आपको पेन सर्च करने की जरूरत है तो पेन पूरे घर के अंदर सर्च करोगे? नहीं, केवल हमें स्टडी रूम में सर्च करने की जरूरत है, राइट। क्योंकि पेन का किचन में कोई काम ही नहीं होता, तो हम किचन में सर्च करने क्यों जाएंगे? उसी टाइप से हार्ड डिस्क के अंदर लॉजिकल पार्टीशन क्यों क्रिएट किए जाते हैं? जिससे हम फाइल्स को कैटेगरी वाइज मैनेज कर सकें। मतलब हमें पता है कि हमारे इमेज फाइल का किस ड्राइव के अंदर है, ऑडियो फाइल कहाँ पर है, वीडियो फाइल कहाँ पर है, सॉफ्टवेयर कहाँ पर है, प्रोग्राम कहाँ पर है। उसी टाइप से रैम भी क्या है? फिजिकल डिवाइस और फिजिकल मेमोरी। रैम के भी कई सारे लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट होते हैं। लॉजिकल पार्टीशंस का पर्पस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को और डेटा को कैटेगरी वाइज मैनेज करना। एक्चुअली रैम के भी टोटल 4 पार्टीशंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्टीशन होता है डेटा एरिया।
मतलब हार्ड डिस्क के अंदर हम लॉजिकल पार्टीशंस को क्या बोलते हैं, ड्राइव। लेकिन रैम के अंदर ड्राइव टाइप का ऐसा कोई टेक्नोलॉजी या कॉन्सेप्ट नहीं है। रैम के अंदर हम वर्ड यूज करेंगे नेम्स। रैम के अंदर ड्राइव का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। रैम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस को नेम के थ्रू जानते हैं, जिसमें से फर्स्ट नेम है डेटा एरिया। डेटा एरिया का रोल क्या रहता है, किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, या फिर सी के अकॉर्डिंग बात करें जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ये सभी वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं डेटा एरिया के अंदर। अगर आपने डबल कोट्स के द्वारा कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करके पॉइंटर में असाइन किया है, तो ऐसे स्ट्रिंग भी कहाँ क्रिएट होते हैं, डेटा एरिया के अंदर। हो सकता है वर्ड्स आपको अभी समझ में ना आए, आगे हम स्ट्रिंग में कवर कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम जितने भी लिटरल्स यूज करते हैं, वैल्यूज, वेरिएबल्स के केस में तो हमने बता दिया एलोकेशन होता है, लेकिन जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंट एफ में आपने प्रिंट कराया 10, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, डायरेक्टली पास किया है, तो प्रिंट एफ में डायरेक्टली 10 पास किया, तो 10 भी तो कहीं मेमोरी लेगा। तो ये लिटरल मेमोरी कहाँ पर लेता है, डेटा एरिया के अंदर। उसी टाइप से रैम का नेक्स्ट पार्टीशन होता है हीप एरिया। हीप एरिया का रोल क्या है, प्रोग्राम के अंदर जितने भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो सारे एलोकेशन हीप मेमोरी में परफॉर्म होते हैं। चाहे आप पाइथन में प्रोग्राम बनाओ, जावा के अंदर प्रोग्राम बनाओ, डॉट नेट के अंदर, पीएचपी के अंदर, सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, जितने भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस होते हैं, वो सारे एलोकेशंस हमेशा कहाँ परफॉर्म होंगे, एज अ पार्ट ऑफ हीप मेमोरी। ठीक है, मतलब हीप मेमोरी केवल सी से संबंधित नहीं है, ये सभी लैंग्वेज को बिलोंग करता है, क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करते हैं। सी के अंदर भी हम पॉइंटर के अंतर्गत और एरे के साथ में पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन डेप्थ। नेक्स्ट एरिया है मेथड एरिया। मेथड एरिया का रोल क्या रहता है, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उस लैंग्वेज का कंपाइल कोड या उस प्रोग्राम का कंपाइल कोड हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। लोडिंग टाइम पर जब भी ये कोड हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, तो रैम के एग्जैक्टली किस पार्टीशन के अंदर लोड होता है, एज अ पार्ट ऑफ मेथड एरिया। मेथड एरिया के बारे में भी हम आगे फंक्शन के अंदर काफी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काफी डीप में डिस्कस होगा, लेकिन सेक्शन बाय सेक्शन। नेक्स्ट पार्टीशन है जो कि आपके लिए बिगनर लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीशन है, स्टैक एरिया। व्हाट इज मीन बाय स्टैक, स्टैक भी जस्ट रैम का एक लॉजिकल पार्टीशन होता है, जिसके अंदर सभी लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन परफॉर्म होता है। जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जावा, डॉट नेट, पीएचपी, पाइथन, व्हाटएवर, सभी लैंग्वेज के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, सभी लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्टैक एरिया। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, एक्चुअली लोकल वेरिएबल्स किसका पार्ट होते हैं, फंक्शन का। लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन भी कब होगा, जब वो फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, सारे के सारे फंक्शन भी कहाँ लोड होते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। तो सबसे पहले हम स्टैक को डेप्थ में समझेंगे, क्योंकि अभी जस्ट वेरिएबल्स को फिनिश करने के लिए आपको ये सभी पार्टीशन समझने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट आपको स्टैक का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्टैक में मास्टर हो गए, तो मान के चलो आप सी लैंग्वेज में मास्टर हो गए, और सी लैंग्वेज में अगर मास्टर बन गए, तो सभी लैंग्वेज आपके बाएं हाथ का खेल है। तो सबसे पहले हम एक बार स्टैक को अच्छे से समझ लेते हैं। स्टैक एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये पूरा ट्यूटोरियल मैंने टर्बो सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। मतलब टर्बो सी या डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर में क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, जस्ट एग्जांपल वाइज उनको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल बाय डिफॉल्ट मान के चलना, जितने भी रूल डिस्कस कर रहा हूँ सारे रूल्स टर्बो सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग है। तो टर्बो सी कंपाइलर जस्ट जनरली अपवर्ड स्टैक को फॉलो करता है। अगर मैं जीसीसी कंपाइलर की बात करूं, या जितने भी आप ऑनलाइन सी के आईडी यूज करते हो, जितने भी ऑनलाइन आईडी सॉफ्टवेयर हैं, वो सभी आईडी के अंतर्गत हमेशा डाउनवर्ड स्टैक यूज होता है। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं है, आपको जस्ट कॉन्सेप्टली समझना है। अपवर्ड स्टैक के अकॉर्डिंग वेरिएबल का एलोकेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, डाउनवर्ड स्टैक के अंदर एलोकेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अगर टॉप में कोई बाइट है, उसका एड्रेस मैंने एज्यूम कर लिया 0, तो सबसे लास्ट बाइट क्या होगा, डिपेंड करेगा मेमोरी मॉडल कौन सा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूं आपके लिए। टिनी मेमोरी मॉडल के अकॉर्डिंग, मतलब टर्बो सी कंपाइलर एक्चुअली टिनी मेमोरी मॉडल को फॉलो करता है। इसके अकॉर्डिंग स्टैक का साइज होता है एक्चुअली 64 KB। टर्बो सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग जो स्टैक का रेंज होता है, टोटल कितने बाइट्स कंसिडर होते हैं, इंक्लूडिंग दीज ऑल सेगमेंट्स और ऑल सेक्शंस,
टोटल 65,536 बाइट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट बाइट का एड्रेस टॉप में 0 होता है, नेक्स्ट बाइट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लास्ट बाइट का एड्रेस क्या रहेगा इस कैटेगरी में? 65,535। नीचे जो सबसे लास्ट बाइट होगा उसका एड्रेस होता है टर्बो सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग 65,535। मैं टर्बो सी कंपाइलर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? एक्चुअली मेमोरी मॉडल कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, ठीक है, तो इसको जस्ट सिंपली इग्नोर करो। मैं जो डायग्राम आपके साथ बनाने वाला हूँ उस डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टैक के टॉप बाइट का एड्रेस 0 रखेंगे और लास्ट बाइट का एड्रेस 65,535। जब हम प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करते हैं तो और भी तो प्रोग्राम पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, और भी कई सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं जो पहले से रनिंग मोड में आपके सिस्टम के अंदर, वो एप्लीकेशन भी तो स्टैक का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए नीचे की तरफ ऑलरेडी फ्यू बाइट्स रिजर्व्ड रहते हैं। तो जब भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो भी स्टैक में ही क्रिएट होंगे। तो स्टैक के अंदर मैं नीचे की तरफ से फ्यू बाइट्स को एज्यूम कर लिया करूंगा रिजर्व्ड है, तो इसलिए एलोकेशन में मिडिल से स्टार्ट करूंगा। यूजली मैं एड्रेस कंसीडर करता हूँ फर्स्ट वेरिएबल का 100, लेकिन ये कोई मैटर नहीं है, आप कोई भी एड्रेस एज्यूम करके प्रोग्राम सॉल्व करोगे आउटपुट हमेशा सेम ही आएगा। जस्ट प्रोसेस को समझना जरूरी है। इस वीडियो सीरीज को मैंने टर्बो सी कंपाइलर का रेफरेंस लेकर डिजाइन किया है, और टर्बो सी कंपाइलर 16 बिट कंपाइलर्स की कैटेगरी में आता है, जिसके अंतर्गत इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का साइज होता है 2 बाइट्स। लेकिन आप अगर कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो या जीसीसी कंपाइलर यूज कर रहे हो, वहां पर इंटीजर का साइज क्या होगा? 4 बाइट। एक्चुअली मैंने टर्बो सी कंपाइलर का यूज क्यों किया है? जिससे मैं जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा उसका डायग्राम स्मॉल साइज में बताना पॉसिबल। हालांकि सभी कंपाइलर के अंदर कॉन्सेप्ट सेम रहता है, ठीक है, मैं सभी कंपाइलर के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, लेकिन मेरे जितने भी डायग्राम्स हैं वो टर्बो सी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो टर्बो सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग इंटीरियर का साइज हम क्या गैस करेंगे? ऑलवेज 2 बाइट, ठीक है। तो स्टैक के अंदर डायग्राम को सिंपल रखने के लिए मैं 2 बाइट्स के ब्लॉक्स के फॉर्म में डिवाइड कर दूंगा। एक्चुअली क्या होता है, स्टैक क्या सीरीज ऑफ बाइट्स, और सभी बाइट का अपना एक सेपरेट ऑफसेट एड्रेस होता है, जिसको हम बाइट एड्रेस भी बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस, जिसको M% ऑपरेटर का यूज करके डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। सभी बाइट्स का ऑफसेट एड्रेस होगा। अगर आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कितने बाइट एलोकेट होंगे? 1 बाइट और 2 बाइट्स? 2 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर का साइज 16 बिट कंपाइलर में 2 बाइट होता है। लेकिन स्टैक के अंदर डिफरेंट बाइट सेपरेट होते हैं, तो वहां पर क्या रहेगा? 2 बाइट्स में ग्रुप कर दूंगा और उसको रिप्रेजेंट करूंगा एक सिंगल ब्लॉक। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंतर्गत जो स्टैक मेमोरी आपको विजिबल हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ कुछ बाइट्स मैंने एज्यूम कर लिए रिजर्व। मैंने एज्यूम किया है नीचे से लेकर 100 तक के बाइट्स रिजर्व्ड हैं, लेकिन 100 ऑनवर्ड्स 100 99 98 96 ये बाइट्स मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे? अनरिजर्व, जिनको मैंने एम्प्टी दिखाया डायग्राम में, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 बाइट्स को ग्रुप कर दिया है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर टाइप का जब वेरिएबल क्रिएट होगा तो एक्चुअली 2 बाइट्स को कंबाइन करके रिजर्व करेगा, तो इसलिए मैंने डायग्राम में भी 2 बाइट्स के एड्रेस के अकॉर्डिंग शो किया है। तो आगे मैं जो एग्जांपल शो करूंगा आपको, उस एग्जांपल के अंदर मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स यूज करने वाला हूँ डायग्राम में रूल समझाने के लिए। उन रूल्स के अकॉर्डिंग 2 बाइट के ब्लॉक्स आपको विजिबल हो रहे हैं, तो वहां पर आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं कि सर 2 बाइट्स या बाइट्स में 2 बाइट का डिफरेंस क्यों है। जस्ट मैंने बाइट्स को कंबाइन करके रिप्रेजेंट किया है आगे आने वाले डायग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, सभी लोकल वेरिएबल्स कहाँ क्रिएट होते हैं? टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। इस पॉइंट को फिर से एक बार रीड डाउन कर लो। स्टैक के टॉप में एलोकेट होने का मतलब क्या है? मान लो नीचे की साइड ऑलरेडी फ्यू बाइट्स रिजर्व्ड है, तो नेक्स्ट वेरिएबल कहाँ क्रिएट होगा? जस्ट स्टैक के टॉप में। स्टैक का बिहेवियर समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर लो मेरे पास एक ग्लास है, एक्चुअली ग्लास नहीं बोतल है, ठीक है, आप एज्यूम कर लो ग्लास है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई कंटेनर है तो इसमें टोटल कितने फेस हैं? 4 कंसिडर कर सकते हो, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप। तो इसमें ओपन पॉइंट कौन सा है? केवल टॉप। उसी तरह से स्टैक का भी बिहेवियर क्या है? स्टैक के अंदर भी केवल टॉप वाला जो पोर्शन होता है वो खुला हुआ रहता है लॉजिकली, बाकी सब क्लोज्ड है। अगर हमें इसमें कोई सामान रखना है तो ऊपर से पुट करोगे, अगर बाहर निकालना है तो ऊपर से पुल आउट करोगे। सपोज अगर रियल में हमारे पास इस टाइप का ग्लास टाइप का कोई कंटेनर है और आपके हैंड में बॉल है, तो अगर आप बॉल को इस ग्लास में पुट करोगे या बोतल में पुट करोगे, मान लो इसका अगर फेस चौड़ा है, तो बोतल के अंदर ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले कहाँ जाके रुकेगा? नीचे। नेक्स्ट टाइम जब सेकंड बॉल आप पुट करोगे तो वो उसके ऊपर ही तो जाके रुकेगा। समझ में आया? तो उसी टाइप से स्टैक के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं वो बॉटम से टॉप की तरफ एलोकेट होंगे। अगर यहाँ तक
ऑलरेडी मैंने 3 बॉल्स को पुट कर लिया, जस्ट एज्यूम यहाँ तक का स्पेस फुल है, तो नेक्स्ट बॉल जब पुट करो नीचे थोड़ी जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। सिमिलरली जब हम बाहर निकालना होगा तो सबसे पहले फर्स्ट बॉल जो सबसे टॉप में उसी को हम बाहर निकाल सकते हैं। जब तक टॉप वाले बॉल को बाहर नहीं निकालोगे नीचे वाले बॉल को आप टच ही नहीं कर सकते हो। इसलिए स्टेक का बिहेवियर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बॉल आपने सबसे लास्ट में डाला था वो सबसे पहले बाहर आएगा, और जो सबसे पहले डाला था वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो इसी टाइप से जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी स्टेक का ही पार्ट होते हैं। स्टेक के अंदर वेरिएबल्स का जब भी एलोकेशन होगा, सपोज 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, अगर पहले एक्स है देन वाई और देन जेड, तो सबसे पहले एक्स मान लो इस पोर्शन में क्रिएट हुआ, देन वाई इसके ऊपर क्रिएट हो जाए, देन जेड इसके ऊपर, एंड सो ऑन। अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन का एड्रेस 100 है तो नेक्स्ट 98, 96 एंड सो ऑन। ठीक है, हो सकता है वीडियो अभी आपको फनी लग रहा हो, लेकिन आगे मैं स्लाइड में एग्जाम्पल्स के माध्यम से पूरा डायग्राम समझाने वाला हूँ। वहां पर ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली प्रूव करने वाला हूँ। देखते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। जैसा कि रूल नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था, सभी लोकल वेरिएबल्स क्रिएट कहाँ होते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। अब फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम के अंदर अगर कोई लोकल वेरिएबल अवेलेबल है तो उसका मेमोरी एलोकेशन होता कब है, प्लस किस ऑर्डर में होता है। तो रूल नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हो, ऑल लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड whenever एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इनसाइड द ब्लॉक। सिंपल भाषा में अगर बात करें, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल उस ब्लॉक में या फंक्शन में एंटर होगा, इमीडिएटली सभी लोकल वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इस कोड को एक बार देख लो। इस प्रोग्राम के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से गौर करना है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में जो भी डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपको सीके हर एक प्रोग्राम में लगेगा ही लगेगा ये कॉन्सेप्ट। तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जरूर रहेगा, क्योंकि इसमें मैं डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से डेप्थ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने इसको पूरा ठीक से देख लिया तो आपके लिए सी बहुत ही आसान होने वाला है। आपको लगेगा ही नहीं कि सी को पढ़ने में कोई डिफिकल्टी फेस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर सोर्स कोड में 3 वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, एक्स वाई जेड। सबसे पहले उनका ऑर्डर गौर करो क्या है। सबसे पहले ऑर्डर वाइज हमने एक्स को डिक्लेयर किया है, देन वाई और देन जेड। क्लियर है, 1 by 1 सेपरेट लाइन में मैंने लिखा है जिससे आप सबको ठीक से देख पाओ। अब बात आती है कि इन वेरिएबल्स का एलोकेशन कब होगा, किस ऑर्डर में होगा, इनके डिफॉल्ट वैल्यू क्या होंगे, डी एलोकेशन कब होगा, एटसेट्रा एवरीथिंग। और लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी कब, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस ब्लॉक में एंटर होता है। तो आप एक बार पहले मेमोरी को अच्छे से देख लो, डायग्रामेटिकली मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। अगेन इस प्रोग्राम के अंदर हम केवल लोकल वेरिएबल से डील कर रहे हैं, इसलिए मैंने डायग्राम के अंदर जो मेमोरी डायग्राम आपको शो किया है स्टैक डायग्राम है, मतलब रिमेनिंग में पार्टीशन शो करने की जरूरत नहीं, केवल स्टैक सफिशिएंट है। जैसा कि आपको बताया था, स्टैक में बॉटम टू टॉप ऑर्डर में एलोकेशन होता है। इस डायग्राम के अंदर एज्यूम कर लो, बिगिनिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्यू बाइट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, तो जस्ट अनरिजर्व्ड मेमोरी कहां से स्टार्ट हुआ है, 100 ऑनवर्ड्स। मैंने 2-2 बाइट्स के ब्लॉक क्यों शो किए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंटीजर क्रिएट किए हैं, और इंटीजर का 16 बिट कंपाइलर में साइज क्या होता है, 2 बाइट। तो 2-2 बाइट्स का एलोकेशन परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए इंटीजर के साइज के अकॉर्डिंग मैंने स्टैक को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट अनरिजर्व्ड मेमोरी कौन सा है, 100, देन 98, देन 96। क्या ऐसा हो सकता है कि 100 रिजर्व्ड है, 98 फ्री है और 96 रिजर्व्ड है, पॉसिबल है क्या, नेवर। जैसा कि मैंने बताया था, स्टैक को हम रिलेट किससे कर सकते हैं, जस्ट लाइक है ग्लास। अगर आपके हाथ में कोई ग्लास है, दूसरे हाथ में आपके पास बॉल है, फर्स्ट बॉल अगर आप छोड़ोगे तो सब बाई डिफॉल्ट कहाँ जाके रुकेगा, सबसे नीचे। अगर दूसरे नंबर का अगर आप बॉल छोड़ते हो तो वो पहले के ऊपर ही तो जाके रुकेगा। क्या इस ग्लास के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल के बीच में कोई गैप या स्पेस हो, नहीं, क्योंकि जस्ट नेचर है, राइट। दूसरा बॉल ऑटोमेटिकली फर्स्ट के ऊपर ही जाके तो रुकेगा, इसलिए 2 बॉल के बीच में ग्लास के अंदर कोई स्पेस या गैप हो सकता नहीं। उसी टाइप से स्टैक के अंदर कभी भी 2 रिजर्व्ड मेमोरी के बीच में कभी कोई एम्प्टी गैप नहीं होगा, मतलब हमेशा एक सीक्वेंस में एलोकेशन होता, बॉटम से टॉप की तरफ। अब जस्ट हम एक्स वाई जेड के एलोकेशन की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो 3 वेरिएबल्स हैं, किस ऑर्डर में, एक्स वाई जेड अगेन। ठीक है, सबसे पहले एलोकेशन किसका हुआ, एक्स का, देन वाई का, देन जेड का। ऐसा है क्या, देखते हैं।
ठीक है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं टर्बो सी कंपाइलर में भी चला के। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, आप इस कोड को देखकर बताओ, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर एंटर होगा, मतलब जब फर्स्ट स्टेटमेंट के पास जाएगा, आपको पता है प्रोग्राम लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले कंट्रोल किसके पास जाएगा? डिक्लेरेशन एक्स के पास। एक्स के पास जब कंट्रोल आ चुका है, एट दैट टाइम आप विजुलाइज करके बताओ, एनालाइज करो कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम केवल एक्स का एलोकेशन हुआ होगा मेमोरी में, या फिर एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपको लगता है आप सी में मास्टर हो या प्रॉपर्टी आपको आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जस्ट अभी कंट्रोल कहां पर है? एक्स के पास। मैं जानना चाहता हूं क्या वाई और जेड भी स्टैक के अंदर एलोकेट हो चुके होंगे या नहीं। शायद आप गैस कर रहे होंगे अभी केवल एक्स का एलोकेशन हुआ है, जो कि टोटली रॉन्ग है। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर होगा, चाहे कंट्रोल उस पर्टिकुलर वेरिएबल तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, सारे वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं। यही सेकंड पॉइंट का मतलब है, ऑल लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड टॉप ऑफ द स्टैक व्हेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इनसाइड द ब्लॉक। जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आएगा, सभी लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन परफॉर्म हो चुका है। लेकिन ये एलोकेशन हुआ किस ऑर्डर में? स्टैक के अंदर, मतलब स्टैक में जैसे 100, 98, 96 प्लेस हैं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एम्प्टी प्लेस है 100, वो किसके लिए एलोकेट हुआ? ऑर्डर में जो सबसे पहले हुआ, ऑर्डर में सबसे पहले एक्स है, तो पहले एक्स के लिए एलोकेशन हो जाएगा। देन जो 98 प्लेस है वो किसके लिए एलोकेट हो रहा है? वाई के लिए। सिमिलरली 96 वाला प्लेस एलोकेट किसके लिए हो रहा है? जेड के लिए। तीनों वेरिएबल एक साथ क्रिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑर्डर। भले ही अभी आप देख रहे हो कंट्रोल वाई या जेड तक नहीं पहुंचा, मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट अभी तक प्रोसेस नहीं हुए, प्रोसेस होने वाले हैं, लेकिन फिर भी वाई और जेड का भी एलोकेशन परफॉर्म हो चुका है। इतना पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं, जब एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स एलोकेट हो चुके हैं, तो इनका इनिशियली डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा एट द टाइम ऑफ एलोकेशन? अगर एलोकेशन हो चुका है तो इमीडिएटली इनमें कोई वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इनका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 रीड डाउन करो। सभी लोकल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? आइदर गार्बेज और अननोन। मतलब गार्बेज वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? अननोन वैल्यू, क्योंकि इसको हम प्रीडिक्ट नहीं कर सकते। गार्बेज का मतलब है ऐसा वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हमारे लिए गैस करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? गार्बेज और जंक वैल्यू। जैसा कि मैंने पॉइंट में मेंशन किया, लोकल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? गार्बेज और अननोन। लेकिन ध्यान रखना, डिफॉल्ट वैल्यू एक्चुअली लोकल या ग्लोबल पर डिपेंड नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी डिपेंड करता है स्टोरेज क्लास क्या है। प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स का बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होता है? ऑटो। और ऑटो वेरिएबल्स का एक्चुअली डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं इन जनरल लोकल वेरिएबल्स का भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ऑल्सो गार्बेज और अननोन। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनिशियली एक्स वाई जेड के डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है? गार्बेज, जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वन, अब ये 10 और 20, 30 कब असाइन होंगे? अभी कंट्रोल आप देख रहे हो प्रोग्राम के अंदर एक्स के पास है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर वहां पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ है कि अभी तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, मेमोरी एक्स में क्या असाइन हो चुका होगा? 10 प्लस एक्स में 10 असाइन होने के बाद कंट्रोल कहां जाएगा? ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मतलब एक्स का ओल्ड गार्बेज वैल्यू रिप्लेस किससे हो चुका? 10 से। लेकिन वाई और जेड में अभी भी क्या शो हो रहा है? गार्बेज गार्बेज। सिमिलरली फिर से जब करंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वाई में क्या साइन हो जाएगा? 20। उसके बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहां जाएगा? ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट जेड। फिर से अब करंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जेड के अंदर क्या साइन हो जाएगा? 30। कंट्रोल कहां जाएगा? ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो एक बार फिर से ओवरव्यू समझो, सभी लोकल वेरिएबल्स एक एक करके एलोकेट हुए, एक साथ। एक साथ कब एलोकेट हुए? जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक में एंटर हुआ, राइट? चाहे वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ हो या ना हुआ हो, जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आएगा, इमीडिएटली सभी लोकल वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। इनिशियली सभी लोकल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? गार्बेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, जेड में 30 असाइन होने के बाद अब कंट्रोल कहां जा चुका है? प्रिंट एफ के पास, जहां पर हमने सिंपली एक्स वाई जेड के वैल्यूज को कंफर्म करने के लिए डिस्प्ले कराया है। तो जैसे ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा,
मॉनिटर विंडो पर डिस्प्ले हो जाएगा 10, 20, 30। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जा रहा होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने सिंपली एम्परसेंट ऑपरेटर के हेल्प से एड्रेस को डिस्प्ले करने की कोशिश की है, जिससे आप एक्चुअली सारे थिंग्स एनालाइज कर सको और रिलेट कर सको। ठीक है, एम परसेंट ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स। एम परसेंट ऑफ वाई के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई। एम परसेंट ऑफ जेड के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ जेड। ये तीनों ही एड्रेस डिस्प्ले हो जाएंगे, आप देख सकते हो। लेकिन पहले बताओ, गैस करो एड्रेस क्या आएगा। इस डायग्राम में मैंने x का एड्रेस 100 एज्यूम किया था, तो इसलिए x का एड्रेस अगर 100 है तो y का एड्रेस क्या आना चाहिए, 98। z का एड्रेस क्या आना चाहिए, 96, अकॉर्डिंग टू 16 बिट मेमोरी मॉडल। क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर का साइज 2 बाइट एज्यूम किया है अकॉर्डिंग टू टर्बो सी कंपाइलर, इसलिए एड्रेस में कितने का डिफरेंस है, 2 बाइट का। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये रिलेशन मैं पूरे सी के अंदर मेंटेन करके चलने वाला हूँ, मतलब आगे पॉइंटर में डायग्राम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, सपोज अगर x का एड्रेस 65,524, तो y का एड्रेस क्या होगा, जस्ट x से 2 कम, 2 का ही तो डिफरेंस है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। y का एड्रेस क्या होगा, 65,522। z का एड्रेस क्या है, 65,520। तो जनरली हमें ये एड्रेस देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना एड्रेस हमारे लिए कभी भी गैस करना पॉसिबल नहीं। जस्ट मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया है कि 100, 98, 96। रियल में एक्स का एड्रेस क्या होगा कभी भी गैस करना पॉसिबल नहीं। लेकिन वन थिंग श्योर है, अगर एक्स का एड्रेस हमें दे दिया जाए तो हम वाई और जेड का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं डिक्लेरेशन ऑर्डर के व्याप पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लोकल वेरिएबल्स का डी एलोकेशन कब होता है। लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन कब बताया था मैंने, जब कंट्रोल ब्लॉक में एंटर होता है। उसी टाइप से डी एलोकेशन कब हुआ, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक के बाहर सेंड होगा। एक बार फिर से समराइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था, जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं सभी लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन कहाँ होता है, टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑर्डर। दूसरा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लोकल वेरिएबल्स एक साथ क्रिएट होते हैं वन बाई वन। कब एलोकेट होते हैं, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एंटर होता है, सभी लोकल वेरिएबल्स एक साथ एलोकेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑर्डर। तीसरी बात, लोकल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू क्या होता है, गार्बेज अकॉर्डिंग टू स्टोरेज क्लास ऑटो। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल वेरिएबल्स का डी एलोकेशन कब होता है, जब कंट्रोल ब्लॉक के बाहर सेंड होता है। तो 2 पॉइंट आपको स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एलोकेशन कब होता है, डी एलोकेशन कब होता है।